हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लेखपाल के लिए पर्यावरण आपदा प्रबंधन खत्म कर लिया पूरा कंप्लीट। तो आज उसी का हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि 10 क्वेश्चन बनने हैं। तो मान के चलिए 4 से 5 तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं, तो आपका इससे मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। हम लोगों ने पर्यावरण कर लिया है, तो अब देख पाएंगे अपने आप को, आप लोग जांच पाएंगे कि आप लोग कितना अच्छे से कंप्लीट किए हैं और कितना अच्छे से आप लोग समराइज किए हैं कि आपका कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। उससे हम लोग को एक अंदाजा भी लगता चला जाएगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा वो सफिशियंट है कि नहीं, प्रीवियस में पूछा गया कि नहीं पूछा गया है। उसी क्रम में आज हम लोग पर्यावरण देखते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन होंगे आपका। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, और प्रीवियस ईयर को देखते थोड़ा विस्तार करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार द्वारा कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। अब पूछा बायोस्फीयर का जो विचार, जैसे विचार हुआ था, वो किस कार्यक्रम के तहत हुआ था। तो आईयूसीएन था, यूनेस्को था, कि आईयूसीएन था, कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ था, या यूएनईपी था। तो ये यूनेस्को था और मानव और जीवमंडल के बारे में इस पर चर्चा हुई थी। क्या था? यूनेस्को, मानव और जीवमंडल के बारे में इस पर चर्चा हुई थी। ठीक, देखिए दिया है ना। बायोस्फीयर रिजर्व का विचार 1973-74 में, 1973-74 में यूनेस्को द्वारा मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। यह प्राकृतिक परिस्थितियों में और उपयुक्त आकार में इन सीटू हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतिनिधि प्रणाली पर विचार करने हेतु उद्देश्य से शुरू किया गया था, ताकि जीवित संसाधनों का निर्बाध विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का है, जल चक्र के पीछे के प्रेरक क्या होते हैं। जो जल चक्र है, इसके पीछे के मुख्य प्रेरक शक्तियाँ क्या है। ये हम लोगों ने देखा है कि सौर विकिरण के कारण जल चक्र में परिवर्तन होता है। वही नीचे आपका दिया गया है कि जल चक्र के 4 प्रमुख चरण होते हैं। पहला वाष्पीकरण है, दूसरा संघनन है, तीसरा वर्षण है और चौथा संग्रहण। ठीक, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र का पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार क्या है। तो ये प्रकार जो हमेशा ये सीधा ही बनता है। जो पिरामिड का प्रकार है ये सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। डी, सीधा बनता है। ये यहाँ भी दिया गया कि सीधा ही बनता है। ये हम लोग पिरामिड पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। ये आपको पूछ रहा है, अचनाकार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये आप लोगों को पता होगा, तमिलनाडु में है। नहीं, तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, गुजरात में, तेलंगाना, ये एमपी में है। कहाँ पे है? ये एमपी में है। जो अचन कुमार है ये एमपी में है। बायोस्फीयर रिजर्व देखिए मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। आगे देखिए, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का माप क्या है। और जब मानवीय मांग का माप पूछ रहा है आपका, तो पारिस्थितिक पद चिन्ह होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं किया है तो चैनल पर अगर पहली बार है तो जाके पहले आप लोग क्लास कर लीजिए। लगभग 2-2.5-3 घंटे क्लास होगा, 6-7 वीडियो है, 30-25 मिनट का कर लेंगे। आपका 10 नंबर पूरा तैयार हो जाएगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। देखिए आप पारिस्थितिकी पद चिन्ह हो जाएगा, ये हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें विस्तार नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है। देखिए अपघटक के रूप में कार्य करता है। अपघटक हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया और कवक जो है ये अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। ये जो पदार्थ मर जाते हैं, जो जानवर सड़े मर जाते हैं, तो उनको सड़ाने गलाने का काम यही करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में देखिए ये आपका सही है, हम लोग क्या लगा है, ठीक, यही सही है। आगे देखते हैं, निम्न से कौन सा बायो डिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण की सामग्री नहीं है। तो ये एल्युमिनियम फॉइल नहीं है। जबकि कपास है, जानवरों की हड्डी है, लकड़ी है, ये सब मिट सकते हैं, लेकिन ये आपका एल्युमिनियम फॉइल ये मिटता नहीं है, इसलिए ये बायो डिग्रेडेबल नहीं है। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव दिया है ना, रासायनिक विघटन संभव है। अब यहाँ पे जो एल्युमिनियम फॉइल है कभी खत्म नहीं होगा, ठीक, इसलिए यही सही होगा। देखिए कपास का विघटन हो सकता है, जानवरों की हड्डी विघटन हो सकता है, लकड़ी विघटन हो सकता है, क्योंकि देखिए एक समय के बाद हड्डियाँ गल के मिट्टी मिल जाती है, एक समय के बाद जो लकड़ी होता है सड़ गल जाता है, वो भी गल के मिट्टी मिल जाता है। कपास पौधा वो भी गल के मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन आपका एल्युमिनियम जो फॉइल होता है, पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक होता है, जल्दी मिट्टी में मिलते नहीं है, वही इस बारे में कहा गया है।
अब देखिए दिया है परितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से। परितंत्र के जो मूल घटक जो हैं वो जीवीय और अजीवीय, ये बायोटिक और अबायोटिक, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बार बार वही क्वेश्चन देखिए पूछा था, 8 क्वेश्चन आया, 8 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब परितंत्र हम देखिए इकोसिस्टम देख लेते हैं। इकोसिस्टम 1935 में एजी टेंसले, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब ये नहीं पूछेगा, मान लीजिए पूछे परितंत्र के दो मूल घटक, अभी पूछ सकता है कि जो परितंत्र इकोसिस्टम ये शब्द किसने दिया था, तो ये एजी टेंसले ने दिया था। ठीक, परितंत्र को सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई है। टेंसले के अनुसार परितंत्र के दो मूल घटक है जिसमें उसकी रचना होती है, जैविक और अजैविक। इसी को अबायोटिक और बायोटिक कहते हैं। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नेस्ट हैकल को प्रदान की गई है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1896 में। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पूछा ना, किसने प्रयोग किया, देखिए तो नीचे आ गया, ट्रांसलेट ने प्रयोग किया। जो हम लोग पढ़े उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि पीपीटी के आपको इसीलिए बनाया गया था। आगे देखते हैं, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु समाज को क्या कहते हैं। देखिए किसी भौगोलिक जो क्षेत्र होता है उसमें जो पशु पाए जाते हैं उसके समाज को क्या कहते हैं, उसके समाज को फाना कहते हैं। ये भी हम लोग देख चुके हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य समूह को फाना कहते हैं, तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों के समूह को फ्लोरा कहते हैं। देखिए जो पशु होगा उसे फौना कहेंगे और जो वनस्पति होगा उसे फ्लोरा कहेंगे। अभी देखिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। पशु वाला मान लो अगर पूछ लिया है तो आपसे भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति वाला पूछ सकता है, तो उसे फ्लोरा कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जितने क्वेश्चन हम लोग देखा 10-11 सब पीछे पढ़ाया गया आपको। इनमें से कौन सा अजैविक नहीं है, देखिए अजैविक नहीं है। अब अजैविक मतलब होता है मरा हुआ, इनमें से कौन सा है जो मरा हुआ नहीं है। ठीक, जैविक अजैविक, तो इनमें से कौन सा है जो अजैविक, जो मरा हुआ नहीं है। अब पानी तो मरा हुआ, ये आपको पता है। हवा भी मरी हुई है, ये भी आपको पता है। मृदा मिट्टी भी मरी हुई है, आपको पता है। लेकिन कवक जीव ये मरे हुए नहीं होते, ये जीवित होते हैं। तो जो जीवित है वो जैविक, जो मरा हुआ अजैविक। क्या है इसमें बताइए। 11 क्वेश्चन आपको कराया गया है। क्लास आप लोग देखेंगे तो आप ही लोगों के लिए फायदा है। आगे देखते हैं, जो पीछे क्लास में अभी तक जुड़े वो सब क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा पढ़ा है, आपको इसी चैनल पर पढ़ाया गया है। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास क्या है। किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम से भारत में वनोरोपण प्रक्रिया तेजी से चली, तो 1980 में। अब आपको पता होगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1972 में आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, अभी एक क्वेश्चन बन सकता है, 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम आया था आपका वो 1986 में आया था। 3 डेट आप लोग देख लीजिए। अब जो वनोरोपण हुआ 1980 में तेजी से हुआ। आगे देखते हैं, अभी 2023 का है, 2023 में कोई मतलब नहीं, हम लोग करंट से 2023 से करंट का, तो उसको कोई मतलब नहीं, छोड़ते हैं इसको। आगे देखते हैं, फिर ये 2023 का, इसको भी छोड़िए, क्योंकि जब का पेपर है उसी समय करंट से पूछा गया है, तो ये देख ही लेते हैं क्या है। 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई। विशेष रूप से पेरिस समझौते और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण से संबंध में है। तो आपका क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 को COP, कभी कभी COP 28 से देकर पूछ लिया जाता है। ठीक, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था, ये आपका 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कार्य योजना NCPC के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के रूपरेखा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष में जारी किया गया था। तो वर्ष 2008 में जारी किया गया था। 2008 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स को सम्मेलन है, वेटलैंड्स का सम्मेलन है, तो ये हम लोगों का रामसर कन्वेंशन है। ये रामसर साइट जो होता है ये इसी के द्वारा दिया जाता है, रामसर कन्वेंशन है। ठीक है, ये लेते हैं रामसर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड सम्मेलन है। यह एक अंतर सरकारी संधि जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों की समझदारी से उपयोग के लिए निर्मित है। इसे फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर से अपनाया गया था। ठीक, 1971 में ईरान के रामसर शहर से अपनाया गया था। दिसंबर 1975 में लागू किया गया। अब भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि को स्वीकार किया। भारत ने कब स्वीकार किया, 1 फरवरी 1982 को इस संधि को स्वीकार किया भारत ने। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश शवेन साउथ एशिया वर्ल्ड वाइड इन्फोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य है। ये हम लोग का हो जाएगा अफगानिस्तान।
ईरान नहीं है, इराक नहीं है, तुर्की नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान सदस्य है। आगे देखते हैं। उस आंदोलन की पहचान के जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवन उदाहरण है। तो ये चिपको आंदोलन आप लोगों को पता होगा, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। इसके जो स्टार मतलब मेन नेता कहते थे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इसमें क्या हुआ था कि वनों की कटाई की जा रही थी, उसके विरोध में ये लोग जाके 6-7 लोग इकट्ठा होकर पेड़ से चिपक जाते थे, पेड़ों को काटने नहीं देते थे। इसी का नाम चिपको आंदोलन हुआ। ये उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। ठीक, देखिए अब आगे आपका ये विस्तार लिखा है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, आपको हमने जो विस्तार बता दिया। आगे देखते हैं। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। ये हम लोगों का जाहिर बात ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। और ये किससे फैलता है ये आपको बताया गया है, सीएफसी गैस से फैलता है। और सीएफसी गैस कैसे निकलती है ये भी आपको बताया गया है। आपके जो एसी है और फ्रिज है उससे सबसे ज़्यादा सीएफसी गैस रिलीज होती है। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताया गया, पीछे भी बताया गया आपको, पादप संरक्षण पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित है। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्रीन पीस। जितना हरियाली रहेगा उतना विश्व बचेगा, दुनिया बचेगी, लोग बचेंगे। अब राष्ट्रीय उद्यान था बनजू देख लेते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व हम लोगों का राजस्थान में स्थित है। अब इसका डेट नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो यही पूछेगा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, क्योंकि डेट पूछेगा तो बहुत डीपली हो जाएगा, कितना डेट आप लोग याद करेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी है। अब किस देश में पूछा बाघों की सबसे अधिक आबादी है, तो बाघों की आबादी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और इंडिया में पूछेगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो है एमपी मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी। ठीक, अब ये नीचे कहीं दिया होगा। विश्व में किसी देश की तुलना में सर्वाधिक प्रोजेक्ट टाइगर भारत के बाघों की संख्या में से वृद्धि किस कारण है। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्टार्ट हुआ था और 2025 के में मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। 2024 में 3167 बाघों की संख्या है। ठीक, सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में दिया है। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य क्या है, तो ये आपका महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं। आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह है जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है। अब देखिए क्या पूछा है, ये कह रहा है मान लीजिए समुदाय आमतौर पर एक प्रजाति के जीवों का एक समूह है जो एक विशिष्ट समय पर दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। समुदाय कब्जा करता है, जाहिर बात है किसी की जो समुदाय होगी तो वही तो कब्जा करेगा। कौन कब्जा करता है, समुदाय। ये देखिए जनसंख्या आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह है, सॉरी एक ही प्रजाति का दिया गया है ना, हाँ सॉरी एक ही प्रजाति दिया गया हुआ। समुदाय में अलग अलग प्रजातियां आ जाती हैं, लेकिन यहाँ आपके एक ही प्रजाति के बारे में बात किया गया है। एक मिनट, ये आपका समुदाय नहीं होगा क्योंकि समुदाय में आपके अलग अलग प्रजाति आ जाती है। जब एक ही, अब यहाँ पर एक ही दे दिया है ना, एक ही प्रजाति, तो एक ही प्रजाति हम लोगों का जनसंख्या होगा। जनसंख्या एक ही, जैसे मानव की जनसंख्या होगी, बाघों की जनसंख्या होगी, कुत्तों की जनसंख्या होगी, शेरों की जनसंख्या होगी, पक्षियों की जनसंख्या होगी। जनसंख्या एक ही समुदाय के लिए आता है, एक ही प्रकार के जंतु या पेड़ पौधों के लिए आता है। लेकिन जो आपका समुदाय होता है उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे मिलके आते हैं। आगे देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो आपको पता होगा कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये बिश्नोई एक पेड़ भी है, बिश्नोई समाज वाले एक खैर पेड़ है जिसकी रक्षा करते हैं। ठीक, ये वन संरक्षण से है तो इस पर दिया जाता है। आगे देखते हैं। ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती है, कहलाती है, क्या कहलाती है, तो हम लोगों का सांकेतिक प्रजातियां कहलाती हैं। ये हम लोग क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं और देखिए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। वेदांतलंग पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। अब देखिए इसके नाम से क्लियर हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या अंगना होता है, नहीं होता है, तो मध्य प्रदेश आप लोग काट दीजिए पहले। अब देखिए केरल बचा, तमिलनाडु बचा, आंध्र प्रदेश बचा, तो अब यहाँ 3 तो आप फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ 3 है, तो फिर तो आप तमिलनाडु टिक कर दीजिए, तमिलनाडु में है। क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश केरल नहीं होता, कोई ऊपरी राज्य और होता तो हम लोग तमिलनाडु टिक करके निकल जाते हैं। गो थ्रू ऑप्शन। पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अब पूछा पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, जो हम लोग पक्के बाघ अभ्यारण्य वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खटेक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये हम लोग केरल में स्थित है। भाई ये क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है,
ये सब आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, कहाँ कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। लेकिन ये अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछा है, कुछ तो पढ़ाया गया लेकिन जो इतना डीपली नहीं पढ़ाया गया ये अभ्यारण्य। तो जो नहीं पढ़ाया गया वो हम लोग देख लेते हैं, और जो पढ़ाया गया तो हमको बता ही देंगे। कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर स्थित, देखिए आप लोगों को बताया गया कि जो कामेंग है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1992 में शुरू किया गया था। ठीक। निम्न में से किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? देखिए दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो ये जिम कॉर्बेट को माना जाता है। ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले हेलिस नाम से भी जाना जाता था, और ये इस समय उत्तराखंड में स्थित है। पहले यूपी का भाग उत्तराखंड में स्थित है। ठीक। ग्रेट बैरियर रीफ मरीन नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन डाउट है, लेकिन अब यूपी ने माना है तो आप लोग सी लेके चलिए। लेकिन यहाँ आपका जिम कॉर्बेट सही था, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो यूपी ने येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान को माना, तो येलो स्टोन को मान लेते हैं हम लोग भी। अब देखिए क्या दे रहा है कि येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसकी स्थापना 1872 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही सही। ये विश्व का पूछ रहा है, मैं भारत का बता रहा हूँ। भारत का सबसे पुराना तो जिम कॉर्बेट है, लेकिन पूछ रहा है दुनिया का सबसे पुराना, तो दुनिया का सबसे पुराना येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान ही है। सही है ये, दुनिया का सबसे पुराना येलो स्टोन, और भारत का सबसे पुराना पूछेगा तो जिम कॉर्बेट है। आगे देखिए, त्रिस्तरीय त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य में कौन सा है? तो ये जो नदी अभ्यारण्य हम लोगों का है, ये आपका राष्ट्रीय चंबल, जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये है। ठीक। काकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य में से किस राज्य के सही प्रदेश में काकोरम? अब काराकोरम गधा कहाँ पाया जाता है? काराकोरम से आप लोग निकाल लेंगे लद्दाख। फिर कुछ चीज़ तो रिलेट करना पड़ेगा ना। काराकोरम, पीर पंचायत, जास्कर सब लद्दाख में पाए जाते हैं, तो काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य भी लद्दाख में पाया जाता है, पाया जाएगा। निम्न में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये आप लोगों को पता होगा कि ये मणिपुर में स्थित है। ये लोकटक झील में है, जिसपे ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए दिया है ना, लोकटक झील पे है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? अब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो इसको टाइगर रिजर्व भी कहते हैं? तो पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, इसे टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व 22वां बाघ अभयारण्य या मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, छतरपुर जिले में फैला हुआ है। इसे 1994 में भारत सरकार द्वारा एक परियोजना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत का पहला टाइगर रिजर्व हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था सन 1936 में। अब इसी हेली का नाम फिर जिम कॉर्बेट हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में कर दिया गया था भारत का। और विश्व का जो पूछेगा तो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1872 इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। अब पूछा सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्न में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? सतमालिया पूछा है, तो सतमालिया आपका जो है ये दादर नागर हवेली में है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो नवम्बी, आपको पता होगा नवम्बी से मोदी जी ने कुछ चीतों को लाया था, जो राष्ट्रीय महाराष्ट्र के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। 2022 का ये चीता प्रोजेक्ट जो है 2022 का है, याद रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत में से किस राज्यों में स्थित है? अभी आपको पढ़ाया गया कि बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के, ये भी पढ़ाया गया किश्तवाड़ राज्य जो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जो भरतपुर में है उसका नाम क्या है? तो केवलादेव राष्ट्रीय घाना राष्ट्रीय उद्यान नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब काजीरंगा आपको 75 बार बताया गया है। काजीरंगा कहाँ स्थित है? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम में है, या एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए काजीरंगा कहाँ है? असम में है। कान्हा कहाँ है? कान्हा से मध्य प्रदेश निकाल लीजिएगा आप लोग। पेरियार कहाँ है? केरल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सब आप लोगों को बताया गया है, और रिविजन कर लीजिए आप लोग, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन तो बताए गए लगभग में हम लोग 40 सवाल देखें, 40 या 42 देखें, लेकिन 2-3 ऐसा हो जो आपको नहीं बताया गया है। ताकि 40 क्वेश्चन आपके जो हमने आपको पढ़ाया उसी से पूछे गए हैं। अब विश्वास नहीं होगा आप लोगों को तो वीडियो देखने के बाद क्लासेस जाकर देख लीजिएगा, और या क्लासेस देखने के बाद इसको वीडियो को आके देख के प्रैक्टिस करिएगा। 100% आप लोग आंसर देंगे। तेरा भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर हैं? अब भारत में जो बायोस्फीयर है वो 18 बायोस्फीयर है। अब 18 का नाम देख लीजिए आप लोग एक बार। 18 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बायोस्फीयर है यूपी में कितने हैं। यूपी में देखिए कोई है?
नीलगिरी यूपी का नहीं है, नंदा देवी नहीं है, मानस नहीं है, मन्नार खाड़ी नहीं है, ग्रेट निकोबार ये इंपॉर्टेंट है आपका। सुंदरबन भी इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल वाला, सिमलीपाल भी इंपॉर्टेंट है आपका। पंचमढ़ कंचनजंगा भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगस्त्य मलाई भी आपका इंपॉर्टेंट है। अचना कुमार अभिरमन कटक हम लोग पढ़ के आए हैं कि मध्य प्रदेश में है। कच्छ वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। और पन्ना तो आपका इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश वाला, यूपी में कोई नहीं है। अब दे रहा है दांडेली वन्य अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको पढ़ाया गया क्वेश्चन है। कीठम झील देखिए कितनी बार बताया, कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में से किस शहर में स्थित है? अभी यूपी में स्थित, देखिए अभी यूपी संदर्भ पूछ लिया आपसे। अभी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था ट्रिक के माध्यम से, कीठम झील और सूर सरोवर। सूर मतलब शेरशाह सूरी, सूर और सॉरी शेरशाह सूरी नहीं, शाहजहां, शाहजहां सूर हमने बताया था। और शाहजहां ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। तो कीठम आपका कहाँ पे है? आगरा में। देखिए कीठम सिकंदराबाद आगरा में स्थित है, आपको ट्रिप के माध्यम से मैंने बताया है। आगे देखते हैं इरवाविकुलम। अब देखिए कुलम, अब इसे आप लोग निकाल लीजिए, कुलम सुलम इस दे दिया तो केरल में आएगा। अभी हम लोग इसको पढ़ के आए, देखिए दोबारा पूछ लिया है। ठटेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये दोबारा पूछा गया है, केरल में स्थित है। भद्रा वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए भद्रा, भद्रा कान, भद्रा जिसे कहते हैं ना कि देखो अभी ट्रिक सेट कर लो इसको। भद्रा कहाँ पे है? कहते हैं भाई भद्रा लग गया, भद्रा में कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो कान पढ़ रहे हैं कि भद्रा में हम कोई काम नहीं करेंगे। कान कर्नाटक, भद्रा कर्नाटक में। चंद्रप्रभा देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश चंदौली में है। और सबसे पुराना वन्य अभ्यारण्य चंद्रप्रभा चंदौली वाला। इसकी स्थापना जो है ये आई थिंक 1857 में हुआ था। ये बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, चंद्रप्रभा की स्थापना जो थी 1857 में की गई थी। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। घना पक्षी विहार राजस्थान में, और रणथंभौर राजस्थान में है। ये आप लोगों को बताया गया है। अब प्रदूषण हम लोग देख लेते हैं, क्या प्रदूषण? निम्न में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम एन एएएमपी के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है? कौन नहीं शामिल है आपका? ये हम लोगों का अमोनिया NH3 ये तो शामिल है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी शामिल है, नाइट्रोजन भी शामिल है, कड़कीय पदार्थ PM4 जिसका होता है यही नहीं शामिल है। ठीक, आगे देखते हैं। अभी आपका क्वेश्चन इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे प्रदूषक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक औसत PM10 सांद्रता 280 UG/M3 दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य में कमी 138 UG/M³ थी और वास्तविक सांद्रता 142 थी। ठीक है, इसके आधार पर MP10 की सांद्रता का इकाई कमी क्या थी? अब भाई ये क्वेश्चन जिसको पूछा गया होगा तो इसमें तुक्के ही लगा के आएंगे, क्योंकि कितना क्लियर किसको याद रहेगा कि 138 MgU3, मुझे भी नहीं याद है, मैंने भी ऑप्शन देख के लगाया इसको। अब देखिए पूछा है अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? तो अम्लीय का जमाव 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए आप लोग। वर्षा में अम्लों का जमाव 2 प्रकार से होता है, गीला जमाव और सूखा जमाव। बस इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो कि निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। क्या कह रहे हैं? वायुमंडल में ग्रीन हाउस जो गैसें हैं पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित, क्या उत्सर्जित होता है? पराबैंगनी किरणें। पृथ्वी से अधिकांश उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें सूर्य से उत्सर्जित होती हैं, निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये हो जाएगा अवरक्त विकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? देखिए अवरक्त विकिरण क्या हो जाएगा? अवरक्त विकिरण होगा। वायुमंडल ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, जो कि निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। अवरक्त विकिरण एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मानव की आंखों से दृश्य होती है, किंतु इसकी गर्मी महसूस किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? पूछा कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? कणिकाय पदार्थ है, अभी देख के हम लोग आए हैं। ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग के लिए लाभदायक, तो ये वायु प्रदूषक का काम नहीं करेगा। निम्न में से कौन सी किरण वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है? तो अवशोषित पराबैंगनी किरणों को रोकता है। आपको पता होगा कि जो आपका वायुमंडल है उसमें जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। निम्न में से कौन सा विकल्प पीने की पानी का सबसे उदाहरण और मापदंड नहीं है? तो
इसका जो उदाहरण है एसिडिक पीएच जो होता है, इसको पानी को हम पी नहीं सकते हैं। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? 0.7 ppm। निम्न में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषक में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो हम लोगों का ओजोन है जो उसमें योगदान प्रदान नहीं करता है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ाना सभी निम्न में से किस कारण से है? ये सब आबादी बढ़ने, तो पता होगा कि आबादी बढ़ने के कारण से प्रदूषण फैलता है। पार्थेनियम के कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं गया है। तो ये आपका हो जाएगा जैग्रो बाइक्लोरोटा। 4 क्वेश्चन जो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया 59 में, बाकी सब पढ़ाए गए क्वेश्चन। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से निम्न में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ये भी आपको अभी पिछले बताया, सीएफसी जो गैस होती है ओजोन परत में छेद बनाती है, जो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचती है, सीएफसी गैस है। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे पदार्थ कौन से हैं? तो खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे पदार्थ कौन कौन से हैं जो कचरे में पाए जाते हैं? अब कचरे में आपको क्या पाया जाता है? मरकरी पाया जाएगा? नहीं। तो आपका सल्फर क्लोरीन या मरकरी साइनाइड पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मीथेन देखिए, मोटर वाहन से मीथेन निकलता है, पशुधन से मीथेन गैस निकलता है, गन्ने के खेत से मीथेन गैस निकलता है और धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है, लेकिन मोटर वाहन से आपका मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, मीथेन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिसे हम लोग दमघोटू गैस कहते हैं। फ्लाई एश है, फ्लाई एश क्या है? ऐसे के लवकण है, एस के एक लवकण, जैसे मान लीजिए किसी तार को जलाया जाए जिसमें रंग बिरंगा कलर निकलता है, उसी को हम लोग फ्लाई एश कहते हैं। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? ताजमहल जो है SO2 जो अम्लीय वर्षा है, इसके प्रभाव से खतरा है। कोली फार्म जीवाणु की संख्या निम्न में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो ये नदी के जल, सूक्ष्मजीव संदूषण के बारे में आपको अनुमान प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद लगभग 50 क्वेश्चन बच जाती है, हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे और कल 50 क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर लिया जाएगा। भूचरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? अब आप लोगों को पता होगा कि जो भूचरण होता है मतलब जमीन का कटाव, इसको हम लोग वृक्षारोपण से रोक सकते हैं, वृक्षों को लगा के, वन लगा के, तो इसको हम लोग लगा के इसको रोक सकते हैं। देखिए दिया है ना, वनारोपण से, समोच्च जुताई से, पट्टीदार खेती, तीन तरह से हम लोग रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट आपके 50 क्वेश्चन बच जाते हैं, ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आपने अगर पीछे सारे क्लासेस को देखा है पर्यावरण और वन परिस्थिति का और आपदा प्रबंधन का, तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।